अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के 20 बड़े ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, इन ब्राउनिंग्स पोएट्री वी कैन फाइंड ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और स्ट्रेंजनेस। तो ब्राउनिंग की जो पोएट्री है उसके अंदर हमें ऑप्टिमिज्म मिलता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें मिलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। शेक्सपियर यूज soliloquy टू रिवील कैरेक्टर्स माइंड, ड्रामेटिक पर्पस और ड्रामेटिक आयरनी। तो शेक्सपियर soliloquy का इस्तेमाल किया करते थे एक करेक्टर के माइंड को शो कराने के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विच वर्क ऑफ रस्किन इंस्पायर्ड महात्मा गांधी? कौन सा वो वर्क था जिसने मुतासिर किया महात्मा गांधी को? तो वो ए ऑप्शन ऑन टू दिस लास्ट, ये वाला वो वर्क था जिससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। लिटिल टाइम इज़ अ करेक्टर इन ज्यूड द ऑब्सकार, मर्चेंट ऑफ वेनिस और टेस। तो ये जो लिटिल टाइम का करेक्टर है, ये ज्यूड द ऑब्सकार ऑब्सक्योर, ये जो नावल था टॉमस हार्डी का, उसमें ये आता है। और अगर हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो ये जो ज्यूड दी ऑब्सकर जो नावल था, ये आखिरी नावल था जो टॉमस हार्डी का, क्योंकि इसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना एहतजाज हुआ कि टॉमस हार्डी ने फिर नावल लिखना छोड़ दिया और फिर इन्होंने अपना कैरियर एक नई फील्ड में, एक नई जॉनरा में बनाने का फैसला किया, और वो जॉनरा था पोइट्री। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, राबी बिन अजरा इज रिटन बाय ब्राउनिंग, कीट्स और बायरन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ही करेक्ट ऑप्शन है। राबी बिन अजरा को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा है। ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक रोमांसिस, ड्रामेटिक आयरनी। तो ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में। एक और बात भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो वाइफ थी एलिज़ाबेथ बैरेट, वो भी बड़ी ही मशहूर शायरा थी। और जब इन दोनों ने शादी की तो ये दोनों छोड़कर इटली चले गए। और जब इनका पहला बच्चा पैदा हुआ तो अपने बच्चे का नाम इन्होंने पेन रखा, PEN, पेन। लेकिन जब इनकी बीवी बीमार हो गई एलिज़ाबेथ बैरेट, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनकी इतनी देखभाल की, इतना प्यार किया उनके साथ कि इनकी बीवी ने मुतासिर होकर सॉन्ग टू पोर्टुगीज़ एक पूरे एंथोलॉजी लिख दी अपने शौहर की मोहब्बत में। लेकिन फिर भी एलिज़ाबेथ बैरेट कुछ ही साल इनके साथ रह सकी और बाद में उनकी मौत वाक़ई हो गई। हाइपेरियन बाय कीट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एपिक, ड्रामा और नावल। हाइपेरियन जो जॉन कीट्स का वर्क है, इसे हम एपिक कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन हमें ये बात भी जाननी होगी कि हाइपेरियन को जॉन कीट्स मुकम्मल नहीं कर पाए थे। वो ये समझते थे कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस हाइपेरियन जो वर्क है मेरा, जो मैंने शुरू तो कर लिया है लेकिन अब मैं इसको मुकम्मल भी कर सकूं। गुलिवर ट्रेवल्स इज़ अ स्टायर ट्रेजेडी और ओबेड ह्यूबेट। सो गुलिवर ट्रेवल्स असल में एक स्टायर है। प्लेजेंट पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, ऑक्सीमोरॉन और एसोनेंस। सो प्लेजेंट पेन असल में एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन का ये मतलब है जब दो ऐसे वर्ड एक साथ आ जाएं दो जो एक दूसरे को बिल्कुल ही मुखालिफ हों। अब प्लेजेंट का मतलब होता है खुशी और पेन का मतलब होता है दर्द। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, मुखालिफ हैं, तो बिल्कुल साथ साथ अब आ गए हैं, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। विच इज़ कॉल्ड द विक्टोरियन एज, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी जो थी इसको हम विक्टोरियन एज कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। द ट्रेजिक फ्लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड, जो एक करेक्टर के अंदर जो एक ख़राबी होती है, जो एक फॉल्ट होता है, इसको हम कह सकते हैं हमारशिया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हमारशिया असल में एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं। यानी जो ट्रेजिक हीरो है उसकी ट्रेजेडी होती ही होने के लिए ये शर्त है कि वो एक ऐसी गलती करे
जो कि उसने भूल में की हो, जो कि उसने लाइल्मी में आकर की हो, तो उसी को हम हमार्शिया कहते हैं और उसी का दूसरा नाम है ट्रेजिक फ्लॉ। टिंटन एबी इज़ रिटन इन 1798, 1799, 1789। तो टिंटन एबी बड़ी ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की और ये लिखी गई थी 1798 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज रेजोनेंस, एलिट्रेशन और एसोनेंस। तो जब भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स होते हैं तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टेव, किनिंग और अपोस्ट्रॉफी। तो जो पहली 8 लाइनें होती हैं सोनेट्स की उनको हम ऑक्टेव कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो आखिरी 6 लाइनें होती हैं उसे हम सेस्टेट कहते हैं। हार्डी इज़ पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट और नन। हार्डी, टॉमस हार्डी जो है, आप जितने भी इसके नावल्स पढ़ेंगे आपको ऐसा एहसास होगा कि ये बड़ा ही पैसिमिस्ट है, बड़ा ही नेगेटिव सोच रखता है दुनिया के बारे में। और ये अपने नावल्स के ज़रिए ये भी हमें बताने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, किस्मत जो है, फेट, तकदीर, वो हमारे साथ खेल रही होती है और हम तकदीर के सामने बिल्कुल ही बेबस हैं। द फेयर लेडी इज़ अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ आर्म्स एंड मैन, पेगमिलियन और मेजर बारबरा। ये तीनों वर्क्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखे थे, लेकिन पेगमेलियन जो ड्रामा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, इसको बाद में फ़िल्म में भी कन्वर्ट किया गया और जब फिल्म में कन्वर्ट किया गया तो इसका नाम रखा गया था द फेयर लेडी। टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और रोमांटिक एज। तो टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन बड़े ही मशहूर शायर थे विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज से ये बिलोंग किया करते थे और जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत हुई 1850 में तो उसके बाद ये पोएट लॉरिएट भी बने इंग्लैंड के। तो एल्फ्रेड टेनिसन बड़े ही फेमस पोएट है विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट हम ऑप्शन है हमारा हु रोड प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स का जो वर्क था जो 1798 में सामने आया, इसका जो प्रेफेस था वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और इधर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद दाई किस इज़ बाय मार्लो, शेक्सपियर और केट। तो ये लाइन जो थी ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी और ये लाइन आती है डॉक्टर फॉस्टस में। तो नेक्स्ट आखिरी एमसीक्यू है हमारा। आर्म्स एंड मैन इज़ रिटन बाय टी एस इलियट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एजरा पाउंड। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू का। आर्म्स एंड मैन लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने।